जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं सेकंड पार्ट उष्मा एवं ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। पहले चैप्टर में मैंने कुछ फैक्ट्स को बताया था, साथ ही साथ इस पे आधारित जो एमसीक्यू हैं उनको बताया था। ये जो टॉपिक है बच्चों किसी भी राज्य के लिए जो एनएमएमएस की परीक्षा दे रहे हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो बिहार राज्य के बच्चे हैं जो कि सीवी रमन का टेस्ट देना चाहते हैं, टैलेंट सर्च है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक को इसका समझा दिया फर्स्ट पार्ट में। आइए अब हम आगे बढ़ें। तो ये बच्चों देखिए इसमें एक फॉर्मूला भी आया था जिसमें हमने यूनिट्स का भी डिस्कस किया था। तो Q जो है हीट जो है उष्मा जो है उसका तो फॉर्मूला ms डेल्टा T था, और उसमें जब ये S निकालना था तो ये आपका उष्मा मतलब कि कैलोरी हो गया बटे द्रव्यमान गुणे तापमान था। तो इसलिए इसका जो यूनिट आएगी बच्चों कैलोरी प्रति ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो लास्ट वाले वीडियो मैंने इसको समझा दिया था, ठीक है। तो इसको आइए इसको समझ लें कि यह है क्या, असल में विशिष्ट उष्मा है क्या, इस पे आधारित भी प्रश्न आ जाते हैं। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप, ध्यान दीजिएगा इकाई द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है, का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा विशिष्ट उष्मा की परिभाषा आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, और साथ में इसकी जो ये मात्रक है उसको ध्यान रखना है आपको, यूनिट को, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल आते ही आते हैं और बच्चे इसमें कई बार गलती कर जाते हैं। देखिए उष्मा हस्तांतरण की विधियाँ, दो वस्तुओं या स्थानों के बीच उष्मा हस्तांतरण की क्रिया को उष्मा संचरण कहते हैं। मतलब उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बस इसको समझ लीजिए, ठीक है। उष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आप खुद ही सोचिए, कोई बर्तन आपने छत पर रख दिया रात में, और जब आप दोपहर में जाते हैं तो बर्तन खुद ही गर्म हो जाता है। भाई अपने आप से कैसे गर्म हो जाता है? या दूध आपने उबाला, दूध काफ़ी गर्म है, बाहर ला के रख दी कहीं दूसरी जगह तो ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा कैसे हुआ? ये तब वही सब ये संचरण की ही विधि है बच्चों, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको सोचने वाले आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बच्चों। कई बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लेलिस्ट जरूर देखें, सभी टॉपिक्स बताए हुए हैं। मैं नए तरीके से नए क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र उसको बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइए चैनल के मेरे नव शिक्षण के, और उसमें आप जाकर देखिए काफ़ी मॉडल पेपर, हल प्रश्न भी कई राज्यों के मैंने बताए हुए हैं। और कई बार मैंने बताया है कि सभी का पैटर्न बच्चों सेम है, मैट के 90 प्रश्न, सेट के 90 प्रश्न, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चालन देखिए, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ये क्लियर है, ठीक है। चालन में पदार्थ के अणु अपनी उष्मा पास वाले अणु को दे देते हैं। मतलब जैसे ये बगल में है तो इसको उष्मा दे दिए, इसको हजारों लाखों की संख्या में अणु होते हैं, आपको पता है। पुनः ये अणु अपनी उष्मा का हस्तांतरण पड़ोसी अणुओं में करते हैं, इस तरह से ये ट्रांसफर होता जाता है। इस प्रकार ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। तो इसको ऐसे समझिएगा कि कोई दूध का बर्तन है, इसमें दूध रखा हुआ है, आपने नीचे से गैस जला दी, गैस चल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ये गर्म होगा, तो ये स्टील का जो ठोस पदार्थ है वो गर्म होता है। उसके गर्म होने से दूध जो इसमें द्रव रखा रहता है, पानी रखा रहता है, वो गर्म होता है। आप देखेंगे शुरुआत में ये गर्म होता है, ऊपर भी ये हिस्सा भी गर्म हो जाता है। भाई इस हिस्से को तो हम हीट नहीं दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण यहाँ तक हो रहा है, और ये जो पानी खोलेगा उसमें भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद है संवहन। इस विधि में उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के हस्तांतरण द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए ये अणु, उसमें क्या था कि ठोस चीज़ें, जैसे चालन में क्या था भाई, स्टील के जो अणु हैं वो तो एक ही जगह रहेंगे, वो तो हिलेंगे नहीं। लेकिन संवहन में क्या है, जो पानी के जो अणु हैं, H2O के हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो उसके अणु इधर उधर चलेंगे, तो उसके मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि एक जगह फिक्स नहीं, इसलिए तो पानी फ्लो करता है, पानी बहता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये संवहन है। इस विधि में उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के हस्तांतरण, मतलब एक्चुअल में कण जो है मूव करते हैं, ठीक है, जहाँ चालन में नहीं मूव करते। तो अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए। और विकिरण क्या है, उष्मा का हस्तांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता है, रेडिएशन, यानी कि सूरज की किरणों के द्वारा अगर कुछ भी गर्म हो रहा है तो वो विकिरण में आता है, यानी कि रेडिएशन में आता है। अब आपको समझ में आ गया, कोई छत पे आपने बर्तन रख दिया, आखिर वो गर्म कैसे हो गया, ठीक है। विकिरण आए, फिर वो बर्तन को गर्म करते चले गए। सुचालक, ये सबको पता है, जिन पदार्थों का उष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक हो जाता है, ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जल,
ठीक है। इसके बाद कुचालक सबको पता है कि जो ऊष्मा का संचरण ना करता हो, लकड़ी, कांच, कागज इत्यादि। अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा देखिए किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए इसको समझिए, कई इजी कॉन्सेप्ट है, आसान सा है, जो बच्चों को आता है अच्छी बात है। बर्फ ठोस, गर्म करने पे द्रव बना, जल बना, गर्म पड़ने पे पुनः वाष्प बन गया। तो ये प्रक्रिया वापस उल्टी भी होती है, ये आपको पता है। इस जलवाष्प को ठंडा करने पर जल जो है फिर बर्फ में बदल जाता है। जलवाष्प ठंडा किए जल बना, फ्रिज में डाल दिए तो फिर से ठोस बन गया, ठीक है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप जो है नियत रहता है। अब देखिए गलनांक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदलता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, ठीक है। बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। अलग अलग चीज़ की अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वथनांक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस अवस्था में बदलता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर वाला था मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पेट्रोल का वही कम है, ठीक है। उष्मीय प्रसार, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होती, उसे उष्मीय प्रसार कहते हैं। बिहार राज्य के इस टॉपिक में आता है इस तरह के प्रश्न। लंबाई में वृद्धि का मापन रेखा प्रसार गुणांक अल्फा द्वारा, क्षेत्रफल में वृद्धि जो है का मापन क्षेत्रीय प्रसार बीटा द्वारा, और आयतन में वृद्धि का मापन जो है आयत प्रसार गामा द्वारा होता है। तो इसको बच्चों चिन्ह याद रखिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और ये तीनों अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये लंबाई को, ये क्षेत्रफल को, ये आयतन को, और इसका रेशियो 1:2:3 होता है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, इसका रेशियो है। ये गणित की चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे भी आते हैं। जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बच्चों याद रखिएगा, कई बार आता है, ठीक है। और 4 डिग्री गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, अतः 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अलग से नोट करेंगे, ये प्रश्न आते हैं। किस तापमान पे अधिकतम होता है, किस तापमान पे आयतन सबसे कम होता है, ये प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की वीडियो बताते हैं, अगर कुछ ही 2-4 ही बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर बनाइए, लेकिन मैं सोचा इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक से मैं अलग तरीके से फिर बताऊंगा, ठीक है। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, ये सबको पता है। कंडेंसेशन बच्चों। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट प्रायः गलनांक व हिमांक बराबर ताप पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, जो मैंने सवाल बताए थे, अभी आप सवाल देखेंगे। एक वस्तु का ताप 27 डिग्री है तो उसका केल्विन में कितना होगा, तो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि 273 उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतना है डिग्री, फ़ारेनहाइट में करना है तो C/5 इक्वल टू F-32/9, कल ही मैंने बताया था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से आप F का मान निकाल लीजिएगा। तो ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे बच्चों, जो मुझे लगता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। पानी का ताप इतना डिग्री केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, इस बार इसमें पूछ लिया तो क्या करेंगे, -273 कर देंगे, उत्तर आपके सामने आ गया। इसी तरह ये प्रश्न है। तो कल के वीडियो में मैंने बच्चों इन प्रश्नों को समझा दिया था। तो आइए आज आगे के प्रश्नों को देखें, कहाँ तक मैंने बताया था, हाँ यहाँ तक बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आज इसीलिए मैंने रोक दिया था क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ठोस में ऊष्मा संचरण होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, आप इसका आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ABCD, ठीक है। फिर 10th है, किसी पदार्थ से ऊष्मा प्राप्त ऊष्मा निर्भर करती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, द्रव्यमान, तापांतर, विशिष्ट ऊष्मा या उपरोक्त सभी। तो आपने Q वाला फॉर्मूला बताया था, तो क्या है, उपरोक्त सभी पर करती है। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा। ये देखिए हरियाणा राज्य का आया हुआ है। कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है, ठीक है। तो 11 का उत्तर है बच्चों आपका किलोजूल पर kg, ठीक है। देखिए यूनिट के और बदलने के आते ही आते हैं। 53 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 273 में 53 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 326। तो 12 का उत्तर है आपका C, यानी कि 326 केल्विन, ठीक है।
अब देखिए ये ऐसे समझने वाले प्रश्न भी आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रश्न है। जब बच्चों हम तरह तरह के चैप्टर करेंगे, क्योंकि आपके भी राज्य में अब बदल के प्रश्न आएंगे, दोहरे मतलब वही रिपीट तो बार बार नहीं आते, कुछ बदल के भी आते हैं। तो इस तरह इन सवालों को देखना बहुत ही जरूरी है। ये जो बुक से बता रहा हूँ राघव प्रकाशन की बुक है बच्चों, ठीक है। ये अक्षत और प्रतीक ने अपने शरीर का तापमान क्रमशः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों ये बताया हुआ है पिछले ही वीडियो में कि दोनों जो हैं शरीर का तापमान सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, ये दोनों बराबर हैं डिग्री में और सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज़न वाला था, अगर आपको पता नहीं होता अंतर या एक तापमान, ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो जो बच्चे नहीं देखेंगे देख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट डेफिनेशन आ गया छत्तीसगढ़ राज्य का है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे गलती कर देंगे 1 कैलोरी, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो सबको पता है बच्चों पारा यानी कि मरकरी का, उसका सिंबल भी याद रख लेगा Hg। ये राजस्थान में देखिए 2 बार आ चुका है लगातार बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए फ़ारेनहाइट है, इसको इस सेंटीग्रेड में बदलना है, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। बस इसमें आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट का मान भरना है, सेंटीग्रेड 5 को ऊपर ले जाकर गुणा कर देना है, तो इसका मान निकल आएगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर है चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये मैं फिर से आप पे छोड़ता हूँ प्रश्न नंबर 17। देखिए मध्य प्रदेश का वैसे ही प्रश्न आया अलग अलग राज्यों में, मैं बार बार जैसे कहते रहा हूँ, ठीक है। कुल बच्चों 6 प्रश्न करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखी। देखिए यही मैंने बताया था, यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को और बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसे कैसा अनुभव होगा? आपको साफ साफ पता है लकड़ी जो है वो कुचालक होती है, ठीक है, तो ऊष्मा की, और लोहा जो है सुचालक होता है, ठीक है। तो उत्तर आपको पता चल गया होगा, लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी होगी क्योंकि ये तापमान ले लेगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बच्चे नहीं कर पाते, कारण आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए बिहार राज्य का ये प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड का ये प्रश्न है। दूध को 70 डिग्री से पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों ये प्रक्रिया जो है पश्चीकरण कहलाती है, और दूध जो पैकेट में बंद होता है इसी विधि द्वारा होता है। ये देखिए उत्तराखंड का राज्य है 2019 का, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए ऊष्मीय मान का सही मात्रक है, ठीक है। तो सही मात्रक क्या है? किलो जूल पर केजी, ठीक है, या जूल प्रति केजी। तो ये किलो लग गया, किलो से कंफ्यूज मत होइएगा, 1000 होता है उसमें, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय प्रसार है, देखिए आ गया, जो मैंने पहले वीडियो में बताया थे, मध्य प्रदेश राज्य का है, आपके भी राज्य में आ सकता है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है बच्चों वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस को बनाना है तो आप कमेंट में बच्चों जरूर लिखिए, तब मैं बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।